हाँ देखिएगा। यहाँ पर टेस्ट की अभी चर्चा नहीं करेंगे, जब भी उसके सॉल्यूशन पर हम चर्चा करेंगे। टेस्ट ऑलरेडी कल हो चुका है आप लोगों का, उस पर ज्यादा कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों ने बेटर किया अपना पहला टेस्ट था। फिर नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट टेस्ट होगा, तो आप बस इतना करके चलिएगा कि पिछला टेस्ट से बेहतर हो आप। हमेशा पिछली चीज से आपका अगला बेहतर होना चाहिए, इसी कॉन्सेप्ट पर आपको काम करना है। ठीक है। बाकी कम किसके नंबर ज्यादा किसके, इस पर कोई भी ज्यादा विचार नहीं करना है। जितना लिखा उसमें कितना परफॉर्म किया आपने वो मैटर करता है। ठीक है। फिर हम धीरे धीरे करके स्पीड भी बढ़ाएंगे, सब चीजें देखेंगे। ठीक है। तो दूसरा टॉपिक पर आते हैं। आज हमें जैसे कि कोशिकांग यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग पर पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं। अब हमारी बारी होगी जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो होगा आपका झिल्ली रहित कोशिकांग। इसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो कोशिका संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर का अंतिम पार्ट होता है, जिसे हम कहेंगे केंद्रिक या आंतरिक भाग, जिसके अंतर्गत केंद्रक हमें पढ़ना होता है। केंद्रक में केंद्रिका, केंद्रिका पढ़ेंगे। केंद्रिका के बाद में हम उसमें क्रोमोसोम पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में कैसे आपके जीन यानी कि अनुवांशिक इकाई, अनुवांशिक या जेनेटिकल यूनिट का डिफाइन होता है वहां पर, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो क्रमबद्ध रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज क्लास में हम देखेंगे झिल्ली रहित रहित कोशिका। राहुल, आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? क्योंकि आज आप नए स्टूडेंट हैं हमारे क्लास के लिए, तो आप बता दीजिएगा वॉइस में कोई इश्यू है। और दिखने में कोई इश्यू नहीं होगा, आपको प्रॉपर चीजें दिखेगी अगर आप सही नेटवर्क एरिया में रहेंगे। ठीक है। चलिए, मौसम देखिएगा, एक चीज और ध्यान रखना, मौसम काफी विकट परिस्थिति वाला बना हुआ है। अचानक कभी बारिश के कारण लाइट चली जाए तो अचानक आपका सेशन भी हो जाएगा। ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टेक्निकल इश्यू के कारण हमारी क्लास होती है, बाकी कोई कारण नहीं होता है। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर हमारी क्लास होगी। सैटरडे को हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में संडे को आपका टेस्ट अनाउंस होता है। ठीक है। चलिए, आज झिल्ली रहित कोशिकाओं में मेनली हम यहाँ पर बात करेंगे। एक होगा आपका रक्तधानी, एक होगा आपका तारककाई, और एक होगा आपका तारककाई हो गया, रक्तधानी हो गया। और एक और हम बात करेंगे यहाँ पर रिक्तिका। ठीक है। ये तीन संरचना मिल गई आपकी। यहाँ पर इंग्लिश में भी इन सभी के नाम मेंशन कर देते हैं, जैसे कि राजधानी को आप वेक्यूल बोलते हैं। ठीक है। वेक्यूल कर दीजिए। तारककार आपका सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। ठीक है। उसके बाद रिक्तिका की अगर बात की जाए, तो रिक्तिका को आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या इंग्लिश में से बोला जाता है, किसी को पता हो तो बताइएगा। अदरवाइज जैसे मुझे रिकॉल होगा मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है। रिक्तिका एक खाली स्पेस माना जाता है इसे। ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। चलिए, कर्तव्य यहीं से शुरू हम लोग। एक सेकंड रुकिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्तिका। ठीक है। रिक्तिका, अगर रिक्तिका के संदर्भ में सॉरी ये रक्तदानी के बारे में, कोशिका की रक्तदानी जो होती है, यह एक प्रकार का सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन होता है। देखिएगा, रक्तदानी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। ये जो तीन सेक्शन आपके लिखे हुए तीनों ही 2 मार्क क्वेश्चन है। और अगर आप बात करें झिल्ली रहित कोशिकाओं पर, तो ये आपका 7 मार्क का, ये कभी भी 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। सीधा आ जाएगा कोशिकीय संरचना के अंतर्गत झिल्ली रहित कोशिकाओं की चर्चा कीजिए, क्योंकि आपके पास में डेटा ज्यादा नहीं होगा इसमें, तो इस वजह से ये आपका 7 मार्क का क्वेश्चन नहीं जा सकता है। बता लीजिए 10 मार्क का जाता है तो फिर हमें उस अनुसार काम करना रहेगा, कुछ वो भी बता दिया जाएगा आपको। ठीक है। चलिए, राजधानी के बारे में अगर बात की जाए, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि यह अर्ध पारगम्य कोशिका। ठीक है। सेमी परमेबल सेल ऑर्गन्स होता है। उसके बाद यह मुख्यतः किसमें पाया जाता है, देखिएगा इसकी साइज की अगर बात करें, इसकी साइज की अगर बात करें तो यह प्लांट सेल में, प्लांट सेल में इसकी साइज कैसी होती है, बड़ी होती है। जबकि एनिमल सेल की बात करें तो इसमें इसकी आकृति छोटी होती है।
ऐसा क्यों होता है, ये इसके कार्य से आपको पता चलेगा कि रसधानी का मेन वर्क क्या होता है। तो इसका मेन वर्क आप देखेंगे तो इसका होता है वाटर को स्टोर करके रखना। जो जल होता है, जल संचयन का कार्य इसका महत्वपूर्ण होता है। तो जल संचयन, जल संचयन इसका महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट में जब भी जल की कमी हो जाती है तब यह पादप इसी रसधानी से जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। ठीक है, वाटर की सप्लाई को ये कहां से मेंटेन करेगा, रसधानी से। क्योंकि रसधानी इसकी अवस्थिति की अगर बात करें कि यह प्लांट सेल में कहां पाई जाती है, फिर दोनों सेल में बात करें कि यह पाई कहा जाती है, कहां पाई जाती है। तो इसके पाए जाने का स्तर हो जाएगा आपका केंद्रक के चारों ओर। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी चारों ओर ये पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपका पूरी तरह से जैसा बैलून होता है, बैलून की तरह से पूरी तरह से फैली होती है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बनाना चाहूं तो ये आपका क्या हो जाता है, केंद्रक। केंद्रक के बाहर आपने बनाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके चारों ओर इस प्रकार से ये फैली हुआ संरचना के रूप में पाई जाती है, इसी को कहा जाता है रस। ठीक है, तो रसधानी का मेन चीज आपको इसका ध्यान रखना है, अर्ध पारगम्य कोशिका में है, साइज में प्लांट सेल्स में बड़ी होती है, निमन में छोटी होती है, वर्क होता है इसका जल संचयन का कार्य होता है, और कहां पाई जाती है, केंद्र के चारों ओर पाई जाती है। इसको नोट कीजिए, फिर हम तारकाई के बारे में देखें। नोट कीजिए जल्दी से। अगर जल संचयन का कार्य करती है तो इसे आप जल संतुलन भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जल संतुलन, जल संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती है। जब क्राइसिस हो जाता है वाटर का प्लांट में, तब ये वैसी स्थिति में कार्य करती है। और एक चीज और इसमें नोट करना चाहें तो ये लिख सकते हैं आप लोग, अगर बेटर लगता है तो, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल को यह कोशिका के या फिर शरीर के बाहर निकालने की साइट होती है, वेस्ट मटेरियल। अगर आप कहें कि वेस्ट मटेरियल यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को, यहाँ पर लिख लीजिए अपशिष्ट, वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करने में हेल्प करता है, यानी ये पॉइंट नहीं चल रहा। अभी आपका लॉन्ग आंसर में भी चला गया तो आपके पास में सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा वहां पर चैलेंज महसूस ना कर सके। ठीक है, बाकी हम 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो काफी डेटा है हमारे पास में, मेनली चीज यही मेंशन करना होती है और आपका 2 या 3 लाइन में कवर हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब हम तारकाई की बात करेंगे। ठीक है, तारकाई में बात करेंगे तो ये आपका झिल्ली रहित कोशिका में आता है, और जंतु कोशिका में मेनली यह प्रेजेंट होता है। तारकाई की बात कर रहा हूँ, सेंट्रोसोम का। बॉवी नामक वैज्ञानिक इसकी खोज करता है 1888 में। ठीक है, और तारकाई बनाकर मैं आपके कमेंट दूंगा, कोई प्रश्न प्राप्त होंगे तो उसको रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे तारकाई। तारकाई में मैंने कहा कि कैसे झिल्ली है, झिल्ली रहित कोशिका है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपके पास में एक्चुअली ये पॉइंट है ही सही सभी के पास कि यह झिल्ली रहित, विदाउट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, विदाउट सेल मेम्ब्रेन यह सेल ऑर्गन है। ठीक है, फिर इसमें कहेंगे कि यह जो तारकाई है यह मेनली किसमें प्रेजेंट होता है आपका, तो यह मुख्यतः जंतु कोशिका में पाया जाता है, मुख्यतः एनिमल सेल, जंतु कोशिका। क्लियर हुआ। अब जंतु कोशिका में पाया जाता है तो यह तारक काय होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होगा, यह प्रश्न बनता है आपका फिर।
तो यह कोशिका में आप अगर बात करें तो कोशिका में सीलिया और फ्लैजेला, हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, तो बस ये पॉइंट नोट कर लेना क्या, सीलिया और फ्लैजेला के निर्माण में भूमिका। ठीक है, आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं एनिमल सेल का ऐसे नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूँ। इस प्रकार से आप ऐसी संरचना देखते हैं, अगर आपने अभी तक डायग्राम सही से नहीं देखा, ऐसी संरचना आपको ये सेंटर हो जाएगा आपका यहाँ पर केंद्र। ठीक है, इसमें कई सेल सेल ऑर्गन रहेंगे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, लास्ट में डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो ये चीज जो उंगली नुमा संरचना होती है, इसी को कहा जाता है फ्लैजेला। ठीक है, और अगर ये बड़ी संरचना रहेगी तो उसे आप सीलिया बोलते हैं। तो इसी के निर्माण में अब इससे क्या होता है, आपको पता होगा ऑक्टोपस में कितने 8 पैर होते हैं, वो 8 पैर फ्लेक्सिबल होते हैं जो उसके मूवमेंट में काम करते हैं, गतिशील बनाए रखने में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा मछली के पीछे जो पूंछ होती है उसे आगे बढ़ने में मदद करती है, यानी कि यह मूवमेंट कर पाती है। सेम ऐसे ही ये फ्लैजिला और सीलिया फ्लैजिला नामक जो ये अवयव होते हैं, ये चीजें घटक होते हैं जिसके निर्माण में तारककाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम कहेंगे सीलिया और फ्लैजिला इस कोशिका को मूवमेंट देने में काम करते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम इसका क्या है, कोशिका विभाजन में तारककाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिएगा यहाँ पर कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन हमारा नेक्स्ट चैप्टर वही स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका विभाजन महत्वपूर्ण भूमिका। आपने गुणसूत्र तो देखे होंगे इस टाइप के, हम देखेंगे आगे चलकर जब हम केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी तितली जैसी संरचना होती है, ये गुणसूत्र होते हैं। ये जो होता है ये क्रोमेटिड बोला जाता है, ठीक है। और इसी को जो केंद्रक होता है इसे आप तारककाई, यहाँ पर तारककाई, इसका भी विभाजन होगा सेल डिवीजन में। तो एक कोशिका इस तरफ की ओर खींच जाएगी, इस तरफ इस तरफ को, तो दोनों ध्रुवों की ओर तारककाई पाए जाते हैं। ये क्या है आपके तारककाई, तारककाई है, दोनों तरफ होते हैं। तो ये तारककाई क्या करता है, तारककाई इस गुणसूत्र को, इस दो शाखाओं को इस तरफ खींचता है और इन दो शाखाओं को या दो तथ्यों को इस तरफ खींचता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह जो गुणसूत्र आपका सेंट्रोस होता है, ये जो आपका गुणसूत्र होगा ये दो भाग में टूट कर क्या हो जाएगा, ऐसे टूट कर अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले केंद्रक डिवीजन हो गया, यानी कि गुणसूत्र भी दो भागों में विभाजित हो गया। तो हमने कहा कि कोशिका विभाजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह इसको आकर्षित करता है। ठीक है, तारकाई। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, तारकाई में मुख्यतः जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, सीलिया फ्लैजिला के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण यह कार्य करता है। ठीक है, तो तारकाई में ये तीन फैक्टर ध्यान रखिएगा, फ्लैजिला और सीलिया महत्वपूर्ण बिंदु है भी, तो तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। और बोहरी नामक वैज्ञानिक आपका तो याद रखना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बोहरी, बोहरी नामक वैज्ञानिक से क्या है खोज कर, और 1888 में इन्होंने इसके बारे में बताया तारकाई के बारे में, फैक्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपके कमेंट देखता हूं, तब तक आप नोट कीजिए। ठीक है, आज कितने लोग प्रेजेंट है ये भी देख लेंगे। चलिए, लगभग सभी लोग उपस्थित हैं। हर बार हम ऊपर से नाम लेते हैं, इस बार नीचे से नाम लेते हैं। यशु, शेल्बी, राहुल सोलंकी, न्यूटन, प्राची, निर्मला, नीरज राठौर, ज्योति पटेल, चंचल राठौर, अजय। ओके, लगभग सभी एब्सेंट है, दो तीन लोग एब्सेंट है आज, कोई इश्यू इस वजह से नहीं आ पाए आज। ठीक है, पहले मुझे मेंशन कर दिया था। जो भी कंटिन्यू क्लास करते हैं पता होगा सभी को, क्लास नहीं लेते हैं जेन्युइन कारण बताना होता है, अदरवाइज आपको ग्रुप से रिलीज कर दिया जाता है, फिर आपको किसी प्रकार की लिंक नहीं भेजी जाती। और जो कंटिन्यू क्लास लेते हैं तो उससे 5 दिन तक आपको अपनी उम्मीदवारी यहाँ पर बताना होती है कि 5 दिन तक आप कंटिन्यूटी क्लास लेते हैं तो आपको फिर ग्रुप में ऐड किया जाता है। ग्रुप में करने के बाद आपको डेली क्या कंटेंट भेजा जाता है, सारी चीजें ग्रुप में अवेलेबल होती है। ठीक है,
और ये वीडियो आपको, कुछ वीडियो हो सकता है यूट्यूब पर मिले, कुछ वीडियो यूट्यूब पर ना मिले। अगर यह वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होगा तो मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग चाहें तो जूम पर लाइव क्लासेस लेना चाहें, बाद में जो भी क्लास को देखें, तो जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन रहेंगे, जिसको आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा नोट कीजिए। फिर हम रिक्तिका के बारे में देखेंगे। रिक्तिका के बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर मेनली नोट करेंगे हम लोग। और ये विषय को तारक में एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा आपको। जो तारक काय होता है, एक ट्यूबुलिन प्रोटीन नामक इसका रासायनिक संगठन होता है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका प्लेस में आ जाएगा, फिर ठीक कर जाएगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये क्या है इसका रासायनिक संगठन। ट्यूबुलिन प्रोटीन रासायनिक संगठन होता है, जैसे बैलन होता है, बैलन की आकृति देखती है इस टाइप देखिए, इस टाइप से इसकी आकृति होती है बैलन के समान। ठीक है, बैलन के समान इसकी आकृति होती है। जब इसको जैसे कि तो मैंने आपको ऐसे बता दिया अच्छे से, आप इसको ये आपको कैसे दिखेगा, आपको दिखेगा इस टाइप से दिखेगा। ऐसे नो इसमें क्या होगी, लाइन होगी। हम कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर ये प्रोटीन इसमें जुड़े हुए रहेंगे, नो प्रोटीन रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक केंद्र को जीरो बोला जाता है, इसलिए इसे 9+0 व्यवस्था कहा जाता है। ये रिक्तिका के बारे में नहीं है, ठीक है, और बता देता हूँ यहाँ पे। ये 9+0 व्यवस्था किसमें पाई जाती है, तो तारक काई। ये बहुत अंदर का एक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, देखते में कभी ऐसा आ जाए कि 9+0 व्यवस्था क्या होती है। ऐसा प्रश्न अगर आपसे बन जाए तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करें। वीडियो का तो प्रूफ ही चल रहा है क्या, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर सुनकर मुझे ऐसा हो रहा है आप लोगों को नहीं हुआ तो बहुत बैठा था। कमेंट देख लेता हूँ, काफी हैंग हो रही है। एथिक्स, एथिक्स क्लास के बारे में किसने पूछा, सर एथिक्स क्लास नहीं लगती है। हमारे प्लान का भी थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा एथिक्स भी ले लेंगे। ठीक है, ले लेंगे शिल्पी जी, सब लेंगे। ठीक है, मैंने कहा ना आपसे, कमिटमेंट किया था पहली क्लास, अगर आपने देखी हो, चाहे नहीं देखी होगी, बाद में जुड़े हैं आप। ठीक है, एथिक्स भी करवाएंगे, पेपर 1 2 3 4, इन चारों पेपर की जिम्मेदारी ली है मैंने। एथिक्स का ऐसे का मैं नहीं करवा पाता हूँ, लेकिन आपको चीजें उसमें मदद करूंगा। और दूसरा हिंदी में, हिंदी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं इसका चैलेंज नहीं स्वीकार कर रहा हूँ। बाकी 4 पेपर की जिम्मेदारी आपके लिए उठा रहा हूँ, जो आपके फिल्म में भी काफी मदद करती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप भी रुक रही है क्या, बताइए, शायद अब नहीं रुक रही है। ठीक है, अब नहीं रुकेगी। ठीक है, पिक्सल में थोड़ा इश्यू हो रहा है आज, नेटवर्क, मैंने कहा ना मौसम ऐसा गड़बड़ है, तो हो सकता है नेटवर्क का इश्यू आ रहा हो। तो बाकी चीजें तो दिख रही होगी, वॉइस तो प्रॉपर आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है तो बता देना है। ठीक है, चलिए इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद तारकाई के बारे में ज्यादा कुछ कंटेंट भी नहीं है। और रिक्तिका के बारे में बस आपको ये नोट कर लेना है कि रिक्तिका यह झिल्ली रहित कोशिकांग है, यह पॉइंट नोट करना है। और रिक्तिका मेनली आपका किस कोशिकांग का प्रमुख अंग होता है, या किस कोशिकीय सेल में पाई जाती है, तो ध्यान रखना यह पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं साइड में, ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं है इसका। ठीक है, तो इसमें लिख देना कि यह आपकी पादप पादप कोशिका का यह प्रमुख अंग है, पादप कोशिका का कोशिकांग है। ठीक है, और यह विदाउट सेल मेम्ब्रेन यानी कि खुली रहित कोशिकांग है। ठीक है, ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी नोट नहीं कर। उम्मीद करता हूँ जहां तक सभी ने नोट कर लिया होगा। ये जो राजधानी होती है ना, इसमें आपका जैसे कि कोशिका द्रव्य की बात करते हैं ना,
साइटोप्लाज्म। तो इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। इसी रिक्तिका में क्या भरा होता है आपका, इसके अंदर की अगर बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्म कोशिका, कोशिका द्रव्य भरा हुआ, ठीक है। एक पॉइंट नोट कर लीजिए। एक और पॉइंट नोट करना चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कि तरल पदार्थ का संग्राहक होता है ये, मतलब ठोस या तरल पदार्थ को ये क्या करता है, संग्रहण करता है, ठीक है। लिखना चाहें बाकी ये काफी लिखना, ठीक है। अब करता हूं इसको मैं। तो हमारा जो कोशिका संरचना का सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे थे काफी, पिछले 3 क्लास में या तीसरी क्लास के आपकी इसमें, क्योंकि हमारा 40 मिनट का सेक्शन होता है तो इतना ज्यादा चीजें कवर तो नहीं हो पाती, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कमिटमेंट कर सकता हूँ या फिर वादा कर सकता हूँ कि जो आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ते होंगे वो 40 मिनट में पढ़ लेते हैं। और भरोसा नहीं है तो चीजें देख सकते हैं आप। ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन का नहीं, जो रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। और आप देख लीजिएगा सारे बुक में जो कंटेंट आपको मिलता है उससे भी ज्यादा आपको इन चीजें यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। अभी भी ये डिमांड मत करिएगा सब नोट पे ये बता दीजिए कौन से नोट पढ़े कौन सी बुक पढ़े, जितना हम पढ़ा है उतना पढ़ के बता दीजिए, फिर हम कहेंगे कि आपके पास और कमी है तो हम फिर बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, हम पढ़ रहे थे, एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। कोशिकीय संरचना की हम बात कर रहे हैं। कोशिका संरचना को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था आपका बाह्य आवरण, आउटर कवर, इसमें हमने सेल वॉल, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा भाग होता है यहाँ पर कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इस कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गन होते हैं। सेल ऑर्गन के बारे में हमने ड्यूअल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, और उसके बाद में विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिया। अब हमारा क्रम आता है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका आंतरिक भाग। इस आंतरिक भाग इनर पार्ट्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपका केंद्रक होता है। केंद्रक के बाद आपका न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य होता है। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो केंद्रिका होगा। इसी केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत आप देखेंगे तो क्रोमेटिन जालिका होती है। एक पूरा नोट करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ये तो हमने पढ़ लिया ये तो नहीं नोट करें। एक प्रकार से आपका ये सेक्शन स्टार्ट करने के लिए आपने पुराना पूरा रिकॉल किया, रिकॉल करते हुए आपने सीधा यहाँ पर आ गए कि हमने आंतरिक भाग को पढ़ना है, जिसमें हमें केंद्रक, केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत पाए जाने वाला कुछ अंग है जिसमें हम क्रोमेटिन जालिका पढ़ेंगे। इसी में आपको पढ़ना है जीन के बारे में, इसी में पढ़ना आपको डीएनए आरएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, इनकी संरचना के बारे में, ये चीजें देखेंगे। उसके बाद में केंद्रिका के बारे में देख लेंगे, कुछ चीजें रहेगी तो ठीक है, ये प्रोटीन निर्माण स्थल माना जाता है, देख लेंगे इसके बारे में। और चीजें जल्दी से इनको किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बता देना, ठीक है। आप में से कोई इंग्लिश मीडियम को तो मुझे बता दीजिएगा, शायद आप इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट ऐसे हैं, बाकी आप में से कोई इंग्लिश मीडियम के तो मुझे मेंशन कर देना। आप लोग अपने जो भी मित्र हैं तो उनको इंश्योर कर सकते हैं, आप लोग इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए क्लासेस अवेलेबल है जो मीटिंग पर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे कैंसर के बारे में। एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, 1821 में वह इसके बारे में बताते हैं, वो है आपका केंद्र के बारे में। व्यक्ति का नाम हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन वही व्यक्ति है ये जिन्होंने सबसे पहले केंद्र के बारे में बताया।
1831 में। तो पहला फैक्ट तो यही हो गया, क्योंकि आपने टेस्ट तो दिया होगा, तो पहला क्वेश्चन आपको इसी रूप में मिला था। खोज का वो किसने की है, इस प्रकार के एमपीपीएससी प्रश्न पूछ रहा है। डायरेक्ट एक चीज नहीं पूछता, दो चीज को कंबाइन करके पूछता है। ठीक है, दो चीज को कुछ भी, या तो खोज की और कब की है, किसी ने किसी का खोज किया तो नोबेल पुरस्कार कब मिला है, इस टाइप से कुछ एक्चुअल क्वेश्चन डाल दिया जाता है जो चैलेंजिंग होते हैं। ठीक है, तो उसको भी हमें तैयार करके चल रहा है। केंद्र के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। केंद्र, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में सामान्य इंफॉर्मेशन अगर देखें तो यह कोशिका का केंद्रीय भाग होता है। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में खोज की। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में 1831 में इसकी खोज की है। इसके संदर्भ में बना हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, केंद्र का मैं पूरा डायग्राम आपके सामने बता देता हूँ। ठीक है, और एक तक उससे पहले आप लिखना, जब तीन लाइन दो लाइन लिखना है तो एक लाइन और कभी आपका टू मार्क क्वेश्चन आ जाता है, ये चीजें लिखना होती है। तो केंद्र होता है आपका ये दोहरी झिल्ली युक्त। ठीक है, कैसा है आपका दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका। ग्लैंड मेम्ब्रेन आपका सेल ऑर्गन है। और तीन सेट आपको कहाँ देने होते हैं, टू मार्क क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, इसकी संरचना में आपके सामने यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, एक नोट कर लिया आप लोगों ने। और जल्दी से बनाना आप लोगों को, क्योंकि समय काफी बचा है, लगभग 8 मिनट का समय बचा है। हम इस डायग्राम को बनाएंगे जल्दी से, और आप लोग मेरे साथ बना चाहिए। चिंता ये नहीं करना है सर, हमको तो बहुत लंबा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, हाथ से ही बनाना है। तभी आप, जैसे बोलते हैं ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है उसका कभी उपयोग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको अपने हाथों का इस्तेमाल ज्यादा करना है। इसके बाद तालिका बनाना है आपको। ठीक है, ये भी आपका केंद्रक, ये वाला भाग आपका केंद्रिका, ये हो जाएगा आपके क्रोमेटिन जालिका। इसी क्रोमेटिन जालिका में आपके प्रेजेंट होंगे क्या क्या, जैसे कि आनुवांशिक, जेनेटिकल मैटर, पदार्थ, और जेनेटिकल यूनिट, आनुवंशिक इकाई। क्रोमेटिक जालिका, केंद्रक, केंद्रिका। और इसके बाद आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर चित्र होते हैं ऐसे, सभी जगह मैंने यहाँ पर छोड़ा है। यहाँ पे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स। तो इसे क्या बोलेंगे आप लोग, चित्र। और कीजिए जल्दी से। ये न्यूक्लियस जो होता है आपका, मतलब न्यूक्लियस यानी कि आपका केंद्रिका वाला भाग। और ये जो केंद्रिका है, बोमेन नामक एक वैज्ञानिक है, बोमेन ने इसके बारे में बताया है। बोमेन, बोमेन ने यह नाम दिया था।
और इसी केंद्रिका में ध्यान रखना राइबोसोम, राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर तरल पदार्थ ये पाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्रोमेटिक जाली का फैली रहती है। तो इसमें यह द्रव जो भरा होता है, इसी द्रव को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, केंद्रक द्रव्य। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये राइबोसोम आखिर आया कहां से है। ये केंद्रिका में बना है, जो सबसे अंदर की संरचना होती है कोशिका की, सबसे छोटी संरचना के रूप में आप देखना चाहते हैं तो वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ब्लर होना कैसा है, देखिएगा जरा, क्लियर है। हाँ, तो ये जो मैंने लिखा है आपका कि जो पेंड्रिका होता है, यहाँ पर राइबोसोम का निर्माण होता है, और वो मैंने इसका यह नाम दिया है। उसके बाद कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर आपको पता होगा कि जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट क्लास के अंतर्गत भी। अब ये केंद्रक द्रव्य जो होता है, इसी केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिक जालिका पाई जाती है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ और आनुवांशिक इकाई पाई जाती है, और साथ ही साथ में इसमें एक गैर आनुवांशिक इकाई भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गैर आनुवांशिक इकाई, नॉन जेनेटिकल मैटर। ठीक है, गैर आनुवांशिक पदार्थ। और वह गैर आनुवांशिक पदार्थ का नाम क्या है? तो यहां पर लिखना चाहूंगा मैं, उसे कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहा जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होता है गैर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, जो क्रोमेटिक जालिका के साथ में पाए जाते हैं। यहाँ तक स्पष्ट कीजिए, इसको बनाइए जल्दी से, के बाद 3 मिनट का समय आपके पास बचेगा। जो छिद्र होते हैं, इसी छिद्र से कोशिकीय पदार्थ पदार्थ का कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य आदान प्रदान होता है। यानी कि ट्रांसफर होते हैं आपके सेल्यूलर मैटर जो होता है, वो आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के मध्य। ठीक है, दोनों के मध्य। यहाँ से कुछ पदार्थ बाहर जाएंगे और कुछ पदार्थ अंदर जाएंगे। यानी कि ये जो छिद्र होता है, ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसा आपका? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। बाकी हम कल की क्लास में क्रोमेटिक जालिका के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी संरचना भी देखना है, डीएनए आरएनए की संरचना भी देखेंगे, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ लिखा है तो यहीं पर आपको डीएनए और आरएनए पढ़ा जाता है। तो उसके बारे में हम कहां पर पढ़ेंगे? आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। और जीन के बारे में हमें पढ़ना है, तो आनुवांशिक इकाई को ही क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, जो कि आपका इस डीएनए आरएनए में ही पाया जाता है, जो आनुवांशिक इकाई के रूप में काम करता है, आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। बाकी हम 10 मिनट के अंतराल में कोशिश करेंगे, हम 5 मिनट के अंतराल में ही अपने एक नेक्स्ट सेशन रखें, क्योंकि 5 मिनट डिले हमने ये क्लास शुरू किया था। ठीक है, तो इसके 5 मिनट के बाद आपको क्लास ज्वाइन करना है। लिंक आपको भेज दूंगा, टाइम एंड रजिस्टर कर दूंगा ग्रुप में, इंडिविजुअल जैसे लिखता है भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के थैंक यू। स्क्रीन शॉट लेना तो ले लीजिए आप लोग।